हेलो बच्चों, मेरा नाम मयंक है एंड आई वेलकम यू ऑल टू ट्यूटोरियल 5 ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। बेटा, आज के ट्यूटोरियल के टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं। आज हम ली चैटलियर प्रिंसिपल पे क्वेश्चंस करेंगे। पिछले ट्यूटोरियल में भी किए थे, इसमें भी करेंगे। साथ में फिजिकल इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन करेंगे एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी अगर कहीं पे यूज हो रहा है तो वो भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ लेक्चर से ही यह सवाल है। अगर आपने लेक्चर अच्छे से अटेंड किया है तो इसका जवाब देने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स, डैश टेम्परेचर एंड डैश प्रेशर इज फेवरेबल इन मेल्टिंग ऑफ आइस। बच्चों, जैसे ही मैंने देखा मेल्टिंग ऑफ आइस तो मैंने एक रिएक्शन लिख दिया, एक फिजिकल इक्विलिब्रियम लिख दिया कि H2O सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विथ H2O लिक्विड। ठीक है, दिस रिएक्शन, दिस इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट्स मेल्टिंग ऑफ आइस। बच्चों, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि यह एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि मेल्टिंग करने के लिए आपको हीट चाहिए होती है। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, दैट मींस हीट कहां पे लिखेंगे? लेफ्ट साइड लिखेंगे। ठीक है, हीट इज रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग, इसीलिए लेफ्ट साइड हीट लिखा है। अच्छा, अगर आप यहां पे डिस्कस करो किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, आपको पता है डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। पता है आपको ये चीज? वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, आइस की डेंसिटी कम है, इसीलिए तो आइस पानी के ऊपर फ्लोट करती है। चलो, अगर डेंसिटी कम है तो पक्की बात है वॉल्यूम आइस की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, बिकॉज डेंसिटी की वैल्यू मास बाय वॉल्यूम होती है। अगर दोनों का मास सेम है तो डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, दैट मींस आइस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो एक और रिलेशन लिखेंगे, H2O सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विथ H2O लिक्विड एंड एज वी डिस्कस्ड आइस की वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा है तो लेफ्ट हैंड साइड वॉल्यूम ज्यादा है, राइट हैंड साइड वॉल्यूम कम है। तो राइट हैंड साइड भी हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा V, ताकि वॉल्यूम लेफ्ट साइड के बराबर हो जाए। ये चीज समझ आ रही है? इसको इक्वालिटी की तरह ट्रीट करो। लेफ्ट हैंड साइड वॉल्यूम क्या है? ज्यादा है, क्योंकि आइस है ना, आइस की वॉल्यूम ज्यादा होती है। राइट हैंड साइड लिक्विड की वॉल्यूम कम है, सिंस इसकी वॉल्यूम कम है तो इसमें ये V ऐड करना पड़ेगा ताकि आइस की वॉल्यूम हमें मिल सके। बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं? लेट्स चेक कि टेम्परेचर पे क्या चेंज चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आइस मेल्ट हो, दैट मींस रिएक्शन कहां जाए? फॉरवर्ड। आप चाहते हो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। मैं पहले वाले रिएक्शन को चेकआउट कर रहा हूं, प्लीज इस पे फोकस कीजिए। आप चाहते हो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाए तो क्या कर सकते हो? रिएक्टेंट को ऐड कर दो, दैट मींस हाई टेम्परेचर कर दो। दैट मींस मेल्टिंग ऑफ आइस के लिए हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल। और अगर आप चाहते हो ये राइट साइड वाला रिएक्शन भी फॉरवर्ड जाए, अगर आप चाहते हो ये राइट साइड जो लिखा हुआ रिएक्शन है ये भी फॉरवर्ड जाए, इसको फॉरवर्ड लेके जाना चाहते हो, तो इसका मतलब है आप इसको कम कर दो, वॉल्यूम कम कर दो। वॉल्यूम को कम करने का तरीका क्या है? प्रेशर को बढ़ा दो। वॉल्यूम कम कर दो, प्रोडक्ट कम करना है ना, तभी तो रिएक्शन आगे जाएगा एज पर ली चैटलियर। प्रोडक्ट कम करना है, वॉल्यूम कम करनी है, दैट मींस प्रेशर को आगे लेके जाना है। V की वैल्यू कम करनी है, P को बढ़ाओ। P को बढ़ाओ मतलब हाई प्रेशर। ये अच्छा तरीका है आंसर लाने का। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज फेवरेबल इन मेल्टिंग ऑफ आइस। यहां तक समझ आ रहा होगा। अब यहां पे दूसरा स्टेटमेंट क्या है? डैश टेम्परेचर एंड डैश प्रेशर इज फेवरेबल इन द फॉर्मेशन ऑफ डायमंड फ्रॉम ग्रेफाइट। ओके, जैसे ही मैंने ये देखा डायमंड फ्रॉम ग्रेफाइट तो फटाफट लिख भी लिया। क्या लिख लिया? कि कार्बन ग्रेफाइट है और इसको किस में कन्वर्ट करना है? कार्बन डायमंड में, है ना। सबका ये सपना है ना, घर में जो कोयला पड़ा है रातों रात डायमंड में कन्वर्ट हो जाए। आइए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको समझ आना चाहिए ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल थर्मोडायनेमिकली, इट इज मोर स्टेबल फॉर्म। हमने थर्मोकेमिस्ट्री में ये चीज डिस्कस कर रखी है। अगर ये ज्यादा स्टेबल फॉर्म है, आप कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी की फॉर्म बना रहे हो। बात समझ आ रही है? ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है।
मोर स्टेबल का मतलब क्या होता है? लेस एनर्जी। लेस स्टेबल का मतलब क्या होता है? मोर एनर्जी। तो अगर आप मेरी तरफ देखेंगे आपको समझ आएगा, आप एक लेस एनर्जी की फॉर्म से मोर एनर्जी की फॉर्म बनाना चाहते हो तो आपको एनर्जी चाहिए। इट्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, हेंस हीट को कहां लिखा? लेफ्ट साइड लिखा। तो बच्चों आप चाहते हो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, यही चाहते हो? डायमंड बनाना चाहते हो कोयले से, ग्रेफाइट से, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाए तो क्या ऐड कर दो? ऐड प्रोडक्ट, सॉरी ऐड रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को ऐड करोगे, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। दैट मींस हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर इज द फेवरेबल कंडीशन हेयर बच्चों। ये चीजें हमने लेक्चर में भी डिस्कस की हैं एंड आई होप आप यहां पे भी अप्लाई कर पा रहे हो। एंड प्रेशर की बात करते हैं, आइए प्रेशर की बात करते हैं। कार्बन ग्रेफाइट से आप कार्बन डायमंड बना रहे हो, ठीक है। आपको पता है किसकी वॉल्यूम कम होती है? जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। किसकी डेंसिटी ज्यादा है बेटा? किसकी डेंसिटी ज्यादा है? डायमंड की डेंसिटी ज्यादा डेंस होता है डायमंड। ग्रेफाइट तो सॉफ्ट सा सॉलिड है, डायमंड तो डेंस सॉलिड है। डायमंड इज डेंस, इसकी वॉल्यूम कम है। अगर डायमंड की वॉल्यूम कम है तो इसमें कोई V ऐड करना पड़ेगा ताकि ग्रेफाइट की वॉल्यूम मुझे मिल पाए। सॉल्व करने का तरीका है बस, डायमंड की वॉल्यूम में कोई V ऐड करना पड़ेगा ताकि ग्रेफाइट की ज्यादा वॉल्यूम मुझे मिल पाए। तो दैट मींस अगर आप इस रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाना चाहते हो, हमारा यही सपना है ये रिएक्शन किसी तरीके से फॉरवर्ड चला जाए, दैट मींस ये V का फैक्टर कम हो जाए। प्रोडक्ट कम हो जाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है ना। तो V का फैक्टर कम होने का तरीका क्या है? प्रेशर बढ़ा दो, ठीक है। तो घूम फिर के आंसर क्या आ गया? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। सारे ही आंसर हाई 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 हाई, ठीक है, बढ़िया एकदम। तो दिस इज योर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट व्हाट हैपेंस टू केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में भी डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, दोबारा डाल रहा हूं ताकि अब मैं बिना कुछ ज्यादा डिस्कस किए आंसर लिखूं और आपको आंसर एकदम आता हो। पहला ऑप्शन क्या है? कैटलिस्ट क्या करता है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आर लोअर्ड बाय द सेम अमाउंट। फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी और बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी दोनों बराबर अमाउंट से कम हो जाती हैं। क्या ये सही स्टेटमेंट है? गेस करो फटाफट। यस, इट इज ट्रू स्टेटमेंट बेटा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपको याद होगा हमने क्लास के अंदर भी डिस्कस किया है, इस तरीके से हमने एक पहाड़ बनाया था। हमने बोला था कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट क्या करता है? इस पहाड़ को थोड़ा छोटा कर देता है। दैट मींस फॉरवर्ड जाने वाले पहाड़ को भी कुछ अमाउंट से छोटा कर दिया, बैकवर्ड वाले पहाड़ को भी कुछ अमाउंट से छोटा कर दिया। समझ आ रही है बात? फॉरवर्ड वाले जो आगे चढ़ाई वाला पहाड़ है, यहां से अगर आप चेक करो बच्चों, एक सेकेंड, जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है, देखो मैं हाईलाइट करता हूं, ये देखो ये वाला पहाड़, ये दिख रहा है, ये फॉरवर्ड वाला पहाड़ है पिंक कलर से देखो, और ये नया पहाड़ है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। पुराने पहाड़ और नए पहाड़ की हाइट में डिफरेंस ये दिख रहा है, वर्टिकल डिफरेंस। सिमिलरली बैकवर्ड वाली चीज देखो, बैकवर्ड मतलब बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये पहाड़ है और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये पहाड़ है, इसमें भी वही सेम डिफरेंस। दैट मींस फॉरवर्ड जाने के लिए भी एक्टिवेशन एनर्जी जितने से कम हुई, बैकवर्ड आने में भी एक्टिवेशन एनर्जी उतने से ही कम हुई। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों। अगला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नॉट डिस्टर्ब्ड, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करते। जब आप कैटलिस्ट लगाते हो तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आपको पता है KF बाई KB होती है। कैटलिस्ट डालने पे KF भी बढ़ता है, KB भी बढ़ता है, लेकिन KF बाई KB नहीं बढ़ता है। बात समझ आ रही है? न्यूमरेटर बढ़ गया है, डिनोमिनेटर भी बढ़ गया है। जिस फैक्टर से न्यूमरेटर बढ़ा है, फॉर एग्जांपल ट्वाइस हो गया है, जिस फैक्टर से डिनोमिनेटर बढ़ा है वो भी ट्वाइस हो गया है, दोनों बराबर है बेटा, तभी तो 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड के इक्विलिब्रियम की वैल्यू सेम। अगला, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन आर इंक्रीज्ड बाय द सेम फैक्टर, बिल्कुल ठीक है।
KF भी बढ़ जाता है, KB भी बढ़ जाता है, दोनों सेम फैक्टर से बढ़ते हैं, तीनों सही हैं, बट सिंस इट इज अ सिंगल करेक्ट क्वेश्चन तो ऑब्वियसली 3 सही तो मार्क नहीं करेंगे बेटा, आंसर सिर्फ डी मार्क करेंगे, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप ये अच्छे से आ गया होगा अब तक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए दोबारा कराया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द इक्विलिब्रियम सिस्टम। जैसे ही प्रेशर अप्लाई करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन किया है बेटा, बिल्कुल सही से होना चाहिए ये, प्रेशर अप्लाई करने पे डायरेक्शन कौन सी पकड़ेंगे, जहां पे वॉल्यूम कम हो रही है, ऐसे भी सोच सकते हो। प्रेशर अप्लाई करने पे डायरेक्शन वो पकड़नी है जहां पे वॉल्यूम कम हो रही है। वॉल्यूम किसकी कम होती है, अच्छा डेंसिटी किसकी कम होती है, डेंसिटी आइस की कम होती है, डेंसिटी वाटर से। आइस हल्की होती है पानी से, आइस तैरती है पानी पे, दैट मीन्स वॉल्यूम आइस ज्यादा होती है वॉल्यूम वाटर से। प्रेशर अप्लाई करना है तो उस डायरेक्शन में जाना है जहां पे वॉल्यूम कम हो रही है, दैट मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, बिकॉज वाटर की वॉल्यूम कम होती है, दैट मीन्स आंसर इज सी, मोर वाटर विल बी फॉर्म्ड। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस द यील्ड्स ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज बाय द इंक्रीज ऑफ प्रेशर। अगेन ली चैटलियर का सवाल है, तमीज से करेंगे इसे। अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया है, प्रेशर को बढ़ाने से क्या इफेक्ट होता है बेटा, प्रेशर को बढ़ाया है तो वॉल्यूम कम होगी, प्रेशर बढ़ा है वॉल्यूम कम होगी, वॉल्यूम कम होगी दैट मीन्स क्राउडिंग पे क्या असर पड़ेगा, क्राउडिंग बढ़ेगी। पहले जितने मॉलिक्यूल ज्यादा वॉल्यूम में थे, अब उतने ही मॉलिक्यूल्स कम वॉल्यूम में, क्राउडिंग बढ़ गई है। ठीक है, क्राउडिंग अगर बढ़ गई है तो सिस्टम को क्या दिक्कत हो गई, दिस इंक्रीज इन क्राउडिंग, दिस इंक्रीज इन क्राउडिंग creates stress on the system। ये जो क्राउडिंग बढ़ गई है ना, ये सिस्टम पे स्ट्रेस क्रिएट कर रही है। सिस्टम क्या चाहेगा बेटा, सिस्टम विल ट्राई टू रिड्यूस स्ट्रेस, will go in that direction, system will go in that direction in which crowding can be decreased। बेटा मैं यहाँ पे पूरा अपना थॉट प्रोसेस लिख रहा हूँ, आंसर तो बहुत लोगों के आते हैं बट वो थॉट प्रोसेस मिसिंग होता है, तो उस पर ज्यादा स्ट्रेस करेंगे। प्रेशर बढ़ाया है, इंक्रीज किया है प्रेशर, तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगी तो क्राउडिंग बढ़ जाएगी, क्राउडिंग बढ़ जाएगी तो यही तो स्ट्रेस है, बढ़ी हुई क्राउडिंग ही तो स्ट्रेस है। तो सिस्टम चाहेगा वापस से क्राउडिंग कम करना, वापस से कम कैसे करेगा, उस डायरेक्शन में जाके जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं। पहले रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स फॉरवर्ड में कम हो रहे हैं, दूसरे रिएक्शन में नो चेंज, क्योंकि क्राउडिंग कहीं पे कम नहीं हो रही। सिस्टम चाहता क्या है कि वो उस डायरेक्शन में जाए जहां पे क्राउडिंग कम हो रही है। क्राउडिंग कम होने का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स कम कर दो, क्राउडिंग अपने आप ही कम हो गई, गैसेस के मोल्स ही कम हो गए तो क्राउडिंग कम हो गई। फर्स्ट रिएक्शन में गैसेस के मोल्स फॉरवर्ड में कम हो रहे हैं, अब देखोगे 2 मोल बन के 1 मोल बन रहा है। ठीक है, दूसरे में लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर मोल्स है तो नो चेंज, तीसरे में 3 मोल से 2 मोल में जा रहे हैं, फिर से कम हो रहा है। हम चाहते हैं हमारी क्राउडिंग कम हो जाए, बिल्कुल हो रही है, 3 मोल से 2 मोल बन रहे हैं। इसका आंसर ए भी है सी भी है। अच्छा डी में देखो 4 मोल से, 4 मोल है ना, ये समझ पा रहे हैं आप, ये 4 मोल है, नाइट्रोजन का 1 हाइड्रोजन के 3, 4 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, इसमें भी क्राउडिंग कम हो रही है। ए सी डी में क्राउडिंग कम हो रही है, बी में नो चेंज है। इसका आंसर बेटा ए सी और डी है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, इट टॉक्स अबाउट बेसिक्स ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल। अगर ये क्वेश्चन हो रहा है
दैट मीन्स हमें ली चैटलियर प्रिंसिपल में कॉन्फिडेंस है। बेसिक है बट बस, लेकिन सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। PCl5 गिव्स यू PCl3 प्लस Cl2, ये भी एक रिएक्शन आपके सामने, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक चीज आपको पता चलनी चाहिए कि ये रिएक्शन कैसा होगा, मैं बताता हूं। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में, नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन में, दैट्स इररिस्पेक्टिव, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। क्यों? क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करने के लिए हीट रिक्वायर्ड होती है। अगर आप चाहते हो PCl5 को तोड़ना है, एक से दो चीजें बन रही है ना, तो आप चाहते हो PCl5 को तोड़ना है, ब्रेक करना है। किसी भी चीज को ब्रेक करने में, तोड़ने में एनर्जी खर्च होती है। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। हालांकि पूछा तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। PCl5 इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 एंड Cl2। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड। हीट को मैं लेफ्ट में डाल रहा हूं। बात समझ आ रही है? अब देखो, अगर मैंने यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, इसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया मतलब क्या कर दिया? हीट बढ़ा दी, हीट इंक्रीज कर दी, हीट की वैल्यू बढ़ा दी। रिएक्टेंट अगर बढ़ा दिया तो रिएक्शन कहा जाएगा फॉरवर्ड, रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड। बात समझ आ रही है? ओके चलिए, हालांकि यहां पे इसकी कोई बात नहीं कर रखी, यहां पे बाकी चीजों की बात कर रखी है। ऑप्शन नंबर ए पे आके चेक करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बच्चों, जब भी आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करते हो, इट हैज नो इफेक्ट। आपको मैं बता देता हूं कैसे। इस रिएक्शन का केसी लिखो। केसी लिखना आता है? It is equal to concentration of PCl3 into concentration of Cl2 upon concentration of PCl5। Kc का एक्सप्रेशन लिख दिया। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ये मोल्स ऑफ PCl3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही होती है ना कंसेंट्रेशन। मोल्स बाय वॉल्यूम, यही तो होती है कंसेंट्रेशन। क्लोरीन की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी? क्लोरीन के मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। PCl5 की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी? PCl5 के मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहां तक तो मेरे ख्याल से इजी चीजी, जापानीजी। वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया। ओके, क्या चीज आ गई? सॉल्व करते हैं, सॉर्ट करते हैं। n मोल्स ऑफ PCl3 इनटू मोल्स ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ PCl5 इनटू 1/V। बेटा, ये Kc का एक्सप्रेशन आ गया। आपने क्या किया है? एज पर पार्ट ए, आपने इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस की है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहां पे देखेंगे ये वाला फैक्टर कांस्टेंट है जो सर्कल किया मैंने, और आपने इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस किया है, दैट मींस ये वाला फैक्टर भी तो कांस्टेंट है। यहां पे कोई इनर्ट गैस है ही नहीं। PCl3 Cl2 PCl5, तो क्या मैं कह सकता हूं ये पूरी चीज कांस्टेंट है? अगर आपने इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंट्रोड्यूस किया है तो ये पूरी चीज कांस्टेंट है। इसका मतलब Kc में कोई चेंज नहीं है बेटा। दैट मींस देयर इज नो इफेक्ट। पहले का आंसर क्या है? नो इफेक्ट। दूसरे का, इंट्रोड्यूसिंग क्लोरीन गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लोरीन गैस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम में। अब कहानी में ट्विस्ट है। अब आप क्या कर रहे हो? कांस्टेंट वॉल्यूम तो रख रहे हो, लेकिन ये तो चेंज कर रहे हो, क्लोरीन गैस इंट्रोड्यूस कर रहे हो। बच्चों, जैसे ही आपने क्लोरीन गैस इंट्रोड्यूस कर दी तो एक चीज समझ आ रही है, ये न्यूमरेटर बढ़ जाएगा। इसका न्यूमरेटर बढ़ जाएगा व्हेनेवर यू आर एडिंग क्लोरीन गैस हियर। जैसे ही आपने क्लोरीन गैस एंटर की तो न्यूमरेटर में NCl2 आ रहा है, क्लोरीन गैस न्यूमरेटर में आ रही है, न्यूमरेटर बढ़ जाएगा। आपसे पूछेगा थोड़ी बढ़ जाएगा, आपने डाल दी गैस तो न्यूमरेटर बढ़ जाएगा। दैट मींस Q की वैल्यू ज्यादा आएगी Kc से।
दैट मीन्स रिएक्शन कहां भागेगा, रिएक्शन गोज बैकवर्ड। वैसे ही सोचो, आपने क्लोरीन ऐड किया है, आपने प्रोडक्ट ऐड किया है, रिएक्शन में प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो ली चैटलियर भाई साहब क्या कहते हैं कि रिएक्शन कहां जाएगा, बैकवर्ड। लेकिन आप चाहते हो कहां जाए, फॉरवर्ड। ठीक है, तो दिस इज रिएक्शन गोज बैकवर्ड, इसलिए यह भी हमारा आंसर नहीं है। चलिए अगला, इंट्रोड्यूसिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब आप कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस कर रहे हो। कांस्टेंट प्रेशर पे जैसे ही आपने इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस की, आप ऐसे समझ लो फीलिंग कुछ ऐसी है, कांस्टेंट प्रेशर पे यहां पे अगर आपने इनर्ट गैस यूज की तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ भागेगा, दैट मींस वॉल्यूम बढ़ेगा। पहले तो इस चीज पे एग्री करो तो ही आगे बढ़ने का फायदा है। अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस की तो पिस्टन ऊपर की तरफ भागेगा, दिख रहा है अरेंजमेंट में, पिस्टन ऊपर की तरफ भागेगा तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो यहां पे आइए वापस इस एक्सप्रेशन में, अगर यहां पे वॉल्यूम बढ़ गया तो आप देख रहे हो यहां पे डिनोमिनेटर बढ़ गया, दैट मीन्स फ्रैक्शन छोटा हो गया, दैट मीन्स डिनोमिनेटर बढ़ा तो Q की वैल्यू कम आएगी Kc से, दैट मीन्स रिएक्शन गोज फॉरवर्ड। क्या बात है बेटा, समझ आ रही है बात, रिएक्शन गोज फॉरवर्ड, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, लास्ट ऑप्शन भी चेकआउट कर लेते हैं, डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वॉल्यूम कम करना चाहते हो, दोबारा इस एक्सप्रेशन पे देखो, कौन से वाले पे, यही वाले पे, ये जो ग्रीन से सर्कल किया हुआ है, इसमें बेटा आपने वॉल्यूम को कम कर दिया। देखो यहां पे वॉल्यूम दिख रहा है, ब्लू से सर्कल कर रहा हूं, वॉल्यूम कम कर दिया, डिनोमिनेटर कम कर दिया, पूरी की पूरी फ्रैक्शन बढ़ गई, दैट मीन्स Q की वैल्यू K से ज्यादा आ गई, दैट मीन्स रिएक्शन गोज बैकवर्ड। तो इसका भी आउटपुट लिखिए फाइनल का, रिएक्शन गोज बैकवर्ड। सिर्फ थर्ड वाले के अंदर रिएक्शन गोज फॉरवर्ड, इसीलिए सिर्फ सी आंसर है। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, समझ आ रहा है सबको, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन। क्वेश्चन के अंदर Kc की वैल्यू डिमांड कर रहा है एग्जामिनर, Kc, ठीक है, इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन वाला। चलो ठीक है, I2 गिव्स यू 2I, यूज आएगा ये तो लिख लेते हैं, I2 गैस गिव्स यू 2I गैस। आपको इसका Kc निकालना है। देखो बिना आगे क्वेश्चन पढ़े मुझे एक चीज पता है, Kc की वैल्यू आएगी कंसंट्रेशन ऑफ I का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ I2। कंसंट्रेशन को क्या लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ I डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में लिख सकता हूं मोल्स ऑफ I2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। कंसंट्रेशन इज मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको और थोड़ा शॉर्ट करते हैं, इट इज इक्वल टू n ऑफ I का स्क्वायर, नीचे है n ऑफ I2 इंटू 1 बाय V। दिस इज योर Kc बेटा। प्लीज चेक अगर आपके लिए Kc का एक्सप्रेशन ऑब्वियस है या नहीं है। Kc का मतलब होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। वही किया है, कंसंट्रेशन को मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम लिखा है एंड वी आर डन। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन में क्या डेटा दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। 1 मोल ऑफ I2 इज इंट्रोड्यूस्ड, 1 मोल इंट्रोड्यूस करना है। अच्छा, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे 1 है ये, और ये कुछ नहीं है। वॉल्यूम 1 लीटर दी हुई है, वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 1 लीटर, दैट मीन्स ये भाई साहब गए 1 बाई वी, 1 हो गए। और क्या दे रखा है, ओनली 5% ऑफ इट गेट्स डिसोसिएटेड। अल्फा की वैल्यू 5 दे रखी है, 5%, अल्फा की वैल्यू 5% दे रखी है, दैट मीन्स I2 कितना टूटा है, 5% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। अल्फा का मतलब क्या होता
अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जब आप देखते हो ना अल्फा इज 5%, आपको क्या मतलब निकालना है कि हमारा रिएक्टेंट इतने परसेंट गायब हो गया, कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। दैट मीन्स 5% ऑफ 1 इज 0.05। तो यहां पे लिखेंगे टाइम t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम 1 माइनस 0.05, 5% हो गया ना, 0.05, और यहां पे क्या आएगा बेटा 0.1। ठीक है, अब आपको Kc का एक्सप्रेशन निकालना है, बस इसके अंदर वैल्यूज डालो। Kc इज इक्वल टू मोल्स ऑफ I का स्क्वायर, दैट मीन्स 0.1 इंटू 0.1, मोल्स ऑफ I का स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ I2 विच इज इक्वल टू 0.95। बात समझ आ रही है सबको? ठीक है, ओके ठीक है, ये कुछ 1/95 टाइप की एक वैल्यू आ गई है ना, पॉइंट से पॉइंट गया, तो इट इज 1 डिवाइडेड बाय 95, 1/100, मतलब 0.1 के अराउंड की कोई वैल्यू होगी। जरा चेक करते हैं, इसका आंसर 0.1 नहीं, सॉरी 0.01 के अराउंड की वैल्यू है, तो इसका आंसर ए है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपके लिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गिवन द इक्विलिब्रियम सिस्टम, एक इक्विलिब्रियम सिस्टम दिया हुआ है NH4Cl, सॉलिड है बेटा, ध्यान देंगे फिजिकल स्टेट पे, यहीं पे गलती होती है। NH4Cl सॉलिड गिव्स यू अमोनियम एक्वस, क्लोराइड एक्वस। ठीक है, इसमें से कौन सी चीज इक्विलिब्रियम को राइट लेके जाएगी? डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है +3.5, दैट मीन्स इट इज एंडोथर्मिक, इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक का मतलब होता है मुझे हीट कहां पे लिखनी होती है? रिएक्टेंट की साइड। हीट चाहिए ना, डेल्टा H पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब हीट इज रिक्वायर्ड कि ये रिएक्शन हो पाए, हीट चाहिए, तो हीट को रिएक्टेंट साइड लिखा है, लेफ्ट साइड लिखा है। चलिए एक एक करके करते हैं। पहला, डिक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम कर दिया तो बेटा रिएक्टेंट कम कर दिया, हीट कम कर दी, रिएक्टेंट कम कर दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। समझ आ रहा है? ली चैटलियर यूज कर रहा हूं यहां पे। जैसे ही मैंने टेम्परेचर कम कर दिया, ए पार्ट डिस्कस कर रहा हूं, टेम्परेचर कम करने का मतलब है हीट वाली चीज कम कर दी, टेम्परेचर और हीट एक ही चीज समझो, टेम्परेचर कम कर दिया, हीट कम कर दी, हीट कम कर दी मतलब रिएक्टेंट कम कर दिया, रिएक्टेंट कम कर दिया, दैट मीन्स रिएक्शन बैकवर्ड आया। आपको चाहिए राइट, मतलब फॉरवर्ड वाली चीज चाहिए, बैकवर्ड नहीं। दैट मीन्स अगर डिक्रीजिंग टेम्परेचर आंसर नहीं है तो उसका उल्टा वाला आंसर होगा, सोचने की जरूरत नहीं है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज द आंसर। बात समझ आ रही है? अगला, डिसॉल्विंग NaCl क्रिस्टल्स इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, अगर आपने सिस्टम के अंदर NaCl भी डाल दिया, सिस्टम में अगर Na+ और Cl- दोनों डाल दिए, तो आपको पता है Cl- ऑलरेडी होगा सिस्टम में, दैट मीन्स एक प्रोडक्ट इसका ऑलरेडी होगा सिस्टम में, तो NH4Cl को टूटने में दिक्कत होगी। आपको याद होगा एक सप्रेशन नाम की चीज हमने डिस्कस की है, अगर नहीं पता इट्स ओके, हम उसको आगे भी डिस्कस करेंगे, अपने L6 के अंदर डिस्कस करेंगे, तो वहां से क्लियर हो जाएगा कि अगर आपके पास प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है तो रिएक्शन को आगे जाने में दिक्कत होती है। लेक्चर 6 के एकदम एंड में होगा, आप चेक कर सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है, Cl- आयन एक प्रोडक्ट ही तो है, आपने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है तो रिएक्शन को आगे जाने में दिक्कत होगी। दैट मीन्स रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट नहीं हो रहा, इनफैक्ट बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत है। अगला, डिसॉल्विंग अमोनियम नाइट्रेट क्रिस्टल्स, अमोनियम नाइट्रेट मतलब आप अब ये वाला प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो, अमोनियम ये वाला प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो, जैसे ही आपने अमोनियम एज अ प्रोडक्ट ऐड कर दिया, अगेन प्रोडक्ट ऐड हो गया, तो सॉल्ट को टूटने में मुश्किल हो गई। अगेन वो सप्रेशन वाला लॉजिक कि अगर प्रोडक्ट नहीं है तो मेरा रिएक्शन पूरा पूरा आगे जाता है, अगर प्रोडक्ट है तो मेरा रिएक्शन थोड़ा कम आगे जाता है। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज चेक लेक्चर 6 का एंड।
ठीक है, वहां पे मैंने सेपरेशन डिस्कस किया हुआ है इन डिटेल। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप उस लेक्चर को चेकआउट करो, तो ही आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ग्लिसरीन should be added to 1 liter of 1 molar H3BO3 so that 80% of the boric acid form boric acid glycerine complex। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल सा लग रहा है मुझे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि मैं कितने मोल ग्लिसरीन ऐड करूं, किसको ऐड करना है, इसे। बच्चों बोरिक एसिड कितना दिया हुआ है, फटाफट चेक करो, 1 लीटर 1 मोलर। आपको पता है मोलैरिटी की डेफिनेशन होती है, मोलैरिटी इज मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मोलैरिटी की वैल्यू 1 दे रखी है, वॉल्यूम की वैल्यू 1 ले रखी है, तो मोल्स की वैल्यू भी कितनी होगी बेटा, 1। सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे लिखता हूं यहां पे, बोरिक एसिड कितना है, 1 मोल, बोरिक एसिड के नीचे 1 लिखा है। ग्लिसरीन कितना ऐड करूं पूछ रखा है, तो x ऐड कर देते हैं बेटा, क्या जा रहा है, x ऐड कर दिया। कॉम्प्लेक्स पता नहीं, टाइम t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे हमें यह बता रखा है कि 80% बोरिक एसिड कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में चला जाता है। 80% बोरिक एसिड कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में चला जाता है, दैट मींस 20% बच जाता है। तो यहां पे लिखेंगे 1 माइनस 0.8, 80% चला गया। अगर ये 0.8 गया है तो x के आगे भी क्या लिखेंगे, x माइनस 0.8। दोनों के स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स 1 है, तो जितने मोल्स H3BO3 रिएक्ट होता है उतने ही मोल्स ग्लिसरीन रिएक्ट होगा, कॉम्प्लेक्स भी उतने ही मोल्स बनेगा, विच इज 0.8। यहां तक बात समझ आ रही है। चलो अब यहां पे अब डायरेक्टली Kc का एक्सप्रेशन लिखो, Kc इज 0.9 इज इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू x माइनस 0.8। कितना सिंपल है। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट गया, 2 से 4 गया, तो दिस इज बेसिकली 10 यहां पे चला गया, तो ये आ गया 40 इज इक्वल टू 9 इंटू x माइनस 0.8। बात समझ आ रही है। वो 10 राइट साइड ले गए ना, 0.9 का 9/10 लिखा और 10 राइट साइड ले गए, वहां पे 40 आ गया, यहाँ पे 9 रह गया, तो 9 इंटू x माइनस 0.8, इसको बस सिंप्लीफाई करना है, 9x माइनस 9 या 72, तो दिस इज 7.2 इज इक्वल टू 40। तो क्या चीज आ गई है, 40 प्लस 7.2 आ गया ना, तो ये 47.2 आ गया, डिवाइडेड बाय 9 करोगे, 47.2 को डिवाइडेड बाय 9 करोगे, आंसर 5.24 आ जाएगा। x की वैल्यू 5.24 आ गई। यही तो पूछा है, एग्जैक्टली यही पूछा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ग्लिसरीन शुड बी एडेड, 5.24 मोल्स ऑफ ग्लिसरीन शुड बी एडेड। केसी के एक्सप्रेशन में मैंने डायरेक्टली मोल्स वोल्स लिख दिए, रीजन क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर दे रखा है, तो n/v इज ऑलवेज 1, तो सोचना नहीं पड़ रहा, कंसंट्रेशन की वैल्यू मोल्स के बराबर आ रही है। आई होप इट इज क्लियर, आई होप ये सबको समझ आ गया हो क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द गैस फेज रिएक्शन 2NO2 गिव्स यू N2O4। बच्चों वैसे तो एग्जामिनर ने बड़ी तमीज से दे दिया ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कैसे, मैं समझाता हूं। N2O4 गिव्स यू 2NO2, ये कैसा रिएक्शन है, ये एक डीकंपोजिशन रिएक्शन है, मैंने आपको समझाया है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है। इसमें एक चीज है, उसको तोड़ के दो चीजें बनाई जा रही हैं। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन कैसा होता है, एंडोथर्मिक होता है। इसको करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, इसका डेल्टा H पॉजिटिव होता है। और इसी का उल्टा रिएक्शन क्या होगा, 2NO2 gives you N2O4, जस्ट इसका उल्टा रिएक्शन, इट इज एक्सोथर्मिक, डेल्टा H नेगेटिव। एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, प्रोडक्ट में हीट ऐड करेंगे बच्चों, एनर्जी अगर रिलीज होती है तो प्रोडक्ट में हीट ऐड होती है। अब यहां पे बस आपको यह बताना है, द डीकंपोजिशन ऑफ N2O4, N2O4 की डीकंपोजिशन इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर कैन बी इंक्रीज्ड। कहने का मतलब आप ये वाला रिएक्शन, ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है, इसी की बात कर रहे हो।
आप इसी रिएक्शन को आगे करना चाहते हो, यही तो बोला हुआ है, ऊपर चेक करो, डीकंपोजिशन ऑफ N2O4 कैसे बढ़ाई जाए। अरे मतलब इस रिएक्शन को, जो डब्बे वाला रिएक्शन है, इसको फॉरवर्ड लेके जाना चाहते हो। हीट ऊपर वाले रिएक्शन में लेफ्ट साइड लिखोगे, ठीक है। मैं दोबारा इस रिएक्शन को लिख देता हूं, N2O4 गैस प्लस हीट गिव्स यू 2NO2 गैस। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो हीट का कंटेंट बढ़ा दिया, रिएक्टेंट बढ़ा दिया बच्चों। टेम्परेचर बढ़ाया, हीट का कंटेंट बढ़ाया, रिएक्टेंट देखो जो लिखा हुआ है बढ़ा दिया, रिएक्टेंट बढ़ा दिया तो रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड। हीट को रिएक्टेंट की तरह ट्रीट करो, रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और डिकम्पोज N2O4 ज्यादा होगा। क्वेश्चन यही है, ठीक है। N2O4 का डिकम्पोजिशन आप बढ़ाना चाहते हो, तो लोअरिंग द टेम्परेचर इज नॉट द आंसर। इंक्रीजिंग द प्रेशर, बेटा प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम कम कर दी, प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम कम कर दी, वॉल्यूम कम कर दी, इसका मतलब क्या होता है, क्राउडिंग बढ़ा दी। प्रेशर बढ़ाया, दोबारा से प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गई, वॉल्यूम कम हो गई तो क्राउडिंग बढ़ गई, है ना। जो मॉलिक्यूल्स पहले ज्यादा वॉल्यूम में थे, अब वही मॉलिक्यूल्स कम वॉल्यूम में है, क्राउडिंग बढ़ चुकी है। अब ये इंक्रीज इन क्राउडिंग इज क्रिएटिंग अ स्ट्रेस। ये जो क्राउडिंग बढ़ चुकी है ना, इससे स्ट्रेस आ रहा है सिस्टम के अंदर, तो सिस्टम अपने स्ट्रेस को कम करेगा, क्राउडिंग को कम करेगा। कैसे कम करेगा, बाय गोइंग बैकवर्ड। बैकवर्ड में क्राउडिंग कम हो रही है, देखो 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो क्राउडिंग कम हो रही है बैकवर्ड में। बात समझ आ रही है? ओके, हमें तो फॉरवर्ड से मतलब है, तो ये भी आंसर नहीं है। अगला, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आज ही एक बार पढ़ लिया, इट हैज नो इफेक्ट, इसका भी आंसर नहीं है। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, चलिए डी वाले की बात करते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड कर दी तो फीलिंग कुछ ऐसी आ रही है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड कर दी। कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी बेटा, वॉल्यूम बढ़ेगी तो क्राउडिंग पे क्या असर पड़ेगा, क्राउडिंग कम हो जाएगी। वॉल्यूम बढ़ेगी, क्राउडिंग कम हो जाएगी, क्राउडिंग ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज, ठीक है। जो भी स्पीशीज इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज N2O4 और NO2, उनकी क्राउडिंग की बात हो रही है, तो वो क्राउडिंग कम हो जाएगी। सिस्टम विल ट्राई टू इंक्रीज द क्राउडिंग। क्राउडिंग बढ़ेगी कैसे बेटा, फॉरवर्ड जाके, क्योंकि फॉरवर्ड में 1 से 2 मोल बन रहे हैं, तो क्राउडिंग बढ़ाने का तरीका यही है कि फॉरवर्ड लेके जाओ रिएक्शन को, फॉरवर्ड लेके जाओ रिएक्शन को। दैट मींस इसका आंसर सिर्फ क्या है बेटा, डी। फॉरवर्ड का आंसर सिर्फ डी है। आई होप सबको समझ आ रहा है, एवरीबडी इज क्लियर ऑन दिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, फॉर द रिएक्शन दिस विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द आंसर इज बी सी डी। सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर से चेंज होता है और किसी से चेंज नहीं होता। यहां पे ली चैटलियर वाली कहानी नहीं कह रहे थे, यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली चीज की बात हो रही है, के इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। के इक्विलिब्रियम इज ओनली इफेक्टेड बाय, लिखिए यहां पे, के इक्विलिब्रियम इज ओनली इफेक्टेड बाय या अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। सिर्फ टेम्परेचर से ही आप के इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकते हो और किसी चीज से नहीं कर सकते। ओके, तो आई होप दिस इज ऑल्सो ओके। क्वेश्चन सबको समझ आ रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला आपके सामने, इन द डिसोसिएशन ऑफ PCl5 if the degree of dissociation is alpha at equilibrium pressure P, then the equilibrium constant for the reaction। बढ़िया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे सवाल है ये, है ना, आज का आखिरी सवाल है। तो आइए इसे करते हैं। सबसे पहले तो रिएक्शन लिखते हैं, PCl5 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विथ PCl3 गैस
प्लस Cl2 गैस। ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मैं क्या लिखता हूं, ए नॉट माइनस, मतलब कुछ है नहीं, ए नॉट मोल्स। ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे मैं लिखता हूं ए नॉट इंटू 1 माइनस एल्फा। यहां पे क्या लिखूंगा, ए नॉट एल्फा, यहां पे भी क्या लिखूंगा, ए नॉट एल्फा। बच्चों अगर यहां से यहां आने में दिक्कत है तो दैट मींस आपको L5 चेक करना पड़ेगा अच्छे से। जब मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्सप्लेन किया है L6 के अंदर भी, प्लीज चेक इट आउट। ठीक है, L5 L6 दोनों में ही थोड़ा थोड़ा फ्लेवर है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, प्लीज चेक इट आउट। जिनको ये डायरेक्टली लिखने में दिक्कत है उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच, आप ऐसे लिखो टाइम t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे, ये तो लिख सकते हो ना, टाइम t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे ए नॉट माइनस एक्स, इसको लिखो x और इसको भी लिखो x। ये लिखने में तो कोई मनाही नहीं है, इतना तो आता है। अच्छा, अल्फा को कैसे डिफाइन करते हैं ये भी पता है, अल्फा विच इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको डिफाइन करते हैं कितने मोल्स गायब हुए, x मोल्स रिएक्टेड डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ए नॉट। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई ए नॉट अल्फा, इसमें x पुट करो, ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ जाता है। ओके, तो दैट्स द होल एम हियर। ठीक है, ऊपर वाला एक्सप्रेशन हमारा आ चुका है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, Kp का एक्सप्रेशन लिखना है। Kp इज, Kp का बच्चों Kc नहीं, Kp का बच्चों, ठीक है, Kp इज पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 कैसे लिखेंगे, मोल्स ऑफ PCl3, कितने मोल्स हैं, ए नॉट अल्फा, मोल्स ऑफ PCl3 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या है, ऊपर चेक, ऊपर कर लो टोटल मोल्स, NT की वैल्यू कितनी है, ए नॉट माइनस ए नॉट अल्फा प्लस ए नॉट अल्फा प्लस एक और ए नॉट अल्फा, तो कैंसिल हो गया, तो ए नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा, दैट इज द टोटल मोल्स। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 क्या आ गया, ए नॉट इंटू अल्फा मोल्स ऑफ PCl3 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स इज ए नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा। PCl3 का आ गया, Cl2 का भी सेम ही है, तो इसको दो बार लिख दिया बस, ए नॉट अल्फा अपॉन ए नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा। ठीक है बच्चों, यहां पे एक चीज मिस कर दी मैंने दोनों जगह, PCl3 का भी जो मोल्स होगा ऊपर P आएगा, कैपिटल P विच इज टोटल प्रेशर। देखो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यहां पे ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पुराने चैप्टर की बात है ना। देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 ये लिख दिया, टोटल प्रेशर कैपिटल P है। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन Cl2 ये लिख दिया, प्रेशर कैपिटल P है, तो ये P स्क्वायर बन जाएगा ऊपर। ठीक है, डिवाइडेड बाय PCl5 के लिए लिखोगे ए नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा। देखो मोल्स ऑफ PCl5 लिखा, ए नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 1 प्लस अल्फा इंटू P। बेटा एक P से एक P कैंसिल हो गया, ए नॉट ए नॉट ए नॉट ए नॉट तो हर जगह से गए, खत्म। ठीक है, 1 प्लस अल्फा भी एक कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर अल्फा स्क्वायर बचा और एक P बचा, अल्फा स्क्वायर और P ऊपर बचा, नीचे 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा बचा विच इज 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। Kp का एक्सप्रेशन आ गया बेटा, अल्फा स्क्वायर P अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर P अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। करेक्ट आंसर बेटा D है इसका। चलो बच्चों, आई होप यू एंजॉय टुडेज ट्यूटोरियल। आखिरी क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था, अल्फा के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, अभी भी हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म नहीं हुआ, एक दो लेक्चर और बाकी हैं, तो प्लीज आगे देखिए, कंप्लीट कीजिए इस चैप्टर को, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है गाइस, टेक केयर, बाय बाय।